Hello students, good morning. Good morning to all. Welcome to my channel, Aditya Educations. Today we will start from where we ended in the last class. I hope everyone is doing well. So let's start today's class. ठीक है, आज पढ़ते हैं जहाँ से छोड़े हैं। कुछ रीजन था जो कि हम क्लास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज आज से फिर से शुरू करेंगे क्लास को जहाँ से छोड़े थे। तो देख लेते हैं क्या पढ़ेंगे आज। तो लास्ट क्लास में हम पढ़े थे इसका इक्वलिटी बिफोर द लॉ। कौन लोग इसको चाहते थे? जो पॉलिटिकल राइट्स किसको चाहिए था? लिबरल्स। मतलब जो लिबरल्स लोग थे, जो मिडिल क्लासेस के लोग थे, वो क्या चाहते थे कि उनको राइट्स किस तरह से मिल जाए, राइट्स टू, उसके बाद वोट्स टू वोट्स फॉर वुमेन्स, वुमेन्स को किस तरह से वोट मिल जाए, इक्वल राइट्स इनको किस तरह से मिल जाए। तो इस तरह से वो क्या स्ट्रगल कर रहे थे, क्या कर रहे थे, बहुत अलग अलग आंदोलन कर रहे थे जिससे कि ये सब जो राइट्स था उनको मिल जाए। ऑलरेडी ये लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं। इसको जो भी नहीं देखा है ना, उसको जाके एक बार फिर से देख लो। वीडियो में ऑलरेडी ये स्लाइड्स का डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है उसके बाद। इन द इकोनॉमिक स्फीयर, लिबरलिज्म। जो लिबरलिज्म का पॉलिटिकल स्फीयर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकली क्या क्या वो चाहते थे, क्या उनको चाहिए था, क्या रिफॉर्म्स चाहिए था, ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। वो पॉलिटिकल राइट्स था, पॉलिटिकल स्फीयर में से हमको उसको देख रहे लिबरलिज्म का। तो हम अब क्या देखेंगे, इकोनॉमिक स्फीयर से देखेंगे कि लिबरलिज्म क्या चाहते थे, लिबरल जो लोग थे वो क्या चाहते थे। तो इसका मीनिंग क्या है, देखो, लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। देखो, इकोनॉमिक स्फीयर में इसका मीनिंग क्या है, फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। जो मार्केट्स होता है उससे हमको क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। मार्केट में जितना भी मिलता है वहां पे जाके हमको फ्रीडम चाहिए खरीदने के लिए। और जो टैक्स वगैरह पहले लगता था वो टैक्स नहीं लगना चाहिए। फ्रीली वो क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग है ये कि फ्रीडम ऑफ मार्केट, जो भी मार्केट का एक्टिविटी होता है वो फ्रीली ये लोग कर पाएंगे। ठीक है, इससे पहले जो था पॉलिटिकली उनको फ्री चाहिए होता था। ठीक है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वलिटी, बहुत अलग अलग के राइट्स होते हैं पॉलिटिकल राइट्स का। उसके बारे में ऑलरेडी हम देख चुके हैं। यहाँ से हम शुरू करते हैं। freedom of markets and the abolition of state imposed restrictions on the movement of goods and capital। तो इनका मीनिंग क्या है, वो क्या चाहते थे कि एबोलिशन ऑफ द स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। जो स्टेट्स, मतलब उस टाइम में ये स्टेट्स क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वो कंट्री या नेशन स्टेट नहीं बना था। उसी टाइम पीरियड का बात हम कर रहे हैं, तो इसीलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेट्स बोल रहे हैं। इसको स्टेट्स, स्टेट्स किसे बोलते हैं इसके बारे में भी ऑलरेडी हम फर्स्ट क्लास में बोल चुके हैं। स्टेट्स क्या है, नेशन स्टेट क्या है। स्टेट्स होता है कि किंग के अंडर में होगा कोई एक सिंगल पर्सन, या किंग के अंडर में सब कुछ होगा। जैसे कि जितना भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वगैरह, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सब किसके अंडर में होगा, सभी किंग के अंडर में होगा। तो उससे हम क्या बोलेंगे, स्टेट बोलेंगे। और नेशन स्टेट कब होगा, जब हमारे पास कॉमन आइडेंटिटी होगा, शेयर्ड कल्चर होगा, कॉमन कल्चर, कॉमन सब कुछ कॉमन होगा, एक ही होगा। ठीक है, तभी क्या बोलेंगे, नेशन स्टेट होगा। तो ये लोग क्या चाहते थे, जो स्टेट इम्पोज करता था, जो भी लगाता था, क्या क्या, जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाता था, किसमें, गुड्स या कैपिटल में जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाता था उनको उठा देना चाहिए। ये कौन से लोग बोलते थे, ये लिबरलिज्म, जो लिबरलिज्म में विश्वास करते थे वही लोग बोलते थे कि हमको मार्केट में फ्रीडम चाहिए, जो भी इम्पोज किया गया है उसको उठा देना चाहिए। तो यही मीनिंग था उनका। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज ए स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ इमर्जिंग मिडिल क्लास। जो 19th सेंचुरी में ये स्ट्रॉन्ग डिमांड था, किसका, मिडिल क्लासेस का। मिडिल क्लास के बारे में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो कौन थे, मिडिल क्लासेस के लोग पहले पुअर हुआ करते थे। ठीक है, जो अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास के जो टॉपिक है ना, उससे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अरिस्टोक्रेसी कौन थे, लैंडेड अरिस्टोक्रेसी, उनके पास बहुत पैसा था पहले से ही।
लेकिन जो पुअर मैन थे, पुअर लोग थे, वो क्या चाहते थे, उनको क्या चाहिए होगा, पैसा। अगर पैसा होगा तो वो कुछ कर पाएंगे। तो उनको मौका कब मिला, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कहाँ से शुरू हुआ था, ब्रिटेन में। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब शुरू होगा, उसमें वो फैक्ट्री वगैरह में काम करने के लिए जगह पाएंगे, काम करने के बाद उनको सैलरी मिलेगा, वही सैलरी पाके ये लोग क्या करेंगे, आगे जाके एजुकेटेड होंगे, और एजुकेटेड होने के बाद मिडिल क्लास के लोग लिबरलिज्म में आके कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, लिबरलिज्म चाहिए होगा उनको, फ्रीडम चाहिए होगा। तो इस तरह से इनका क्या होता था, प्रोसेस चलता था। ठीक है, तो ये डिमांड 19th सेंचुरी में कॉमन था। कौन किए थे ये डिमांड, जो मिडिल क्लासेस के लोग थे। मर्चेंट्स ट्रैवलिंग इन 1833, हाँ, ए मर्चेंट्स ट्रैवलिंग इन 1833। तुम चले जाओ 1833 को, तो क्या होता था उस टाइम में, देखो इकोनॉमिक स्फीयर में जो भी मर्चेंट्स मतलब कोई बिजनेसमैन ट्रैवलिंग कर रहा है, अगर कहाँ से कहाँ तक, हॉम्बर्ग टू न्यूमेरबर्ग, वही यूरोप का बोल रहा है, ठीक है। हॉम्बर्ग टू न्यूमेरबर्ग वो अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो क्या करना पड़ेगा उसको, उसको 11 बैरियर्स दे के जाना पड़ेगा। 11 बैरियर्स मतलब इस तरह से बैरियर्स होता है, देखो ये लोग इस तरह से यहाँ पे होंगे ना, और वो क्या करेंगे, बैरियर लगाएंगे, इस तरह की बैरियर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये लोगों को, इन लोगों को क्या चाहिए होगा, टैक्स। तो इस तरह से जो आगे जाएंगे ना, ये मर्चेंट्स जा रहे हैं, ये मर्चेंट जा रहे हैं नुमेरबर्ग टू, सॉरी हम्बर्ग टू नुमेरबर्ग को जा रहे हैं। अगर एक ही जगह में इस तरह से बैरियर चलेगा तो 11 जगह में इनको क्या करना पड़ेगा, तो एक एक करके 11 जगह में उनको 5-5% टैक्स देना पड़ता था। समझ में आ रहा है। तो ये जो 11 बैरियर्स था, ये क्या कर लेता था, 55, 11 इंटू 5, 55% हाथ में से इनका चला जाएगा। तो ये लोग और कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या। तो इनको ये बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था उसी टाइम में। ठीक है, तो क्या ये लोग क्या करने लगे, आगे जाके इनका भी रिफॉर्म्स होगा। तो ये देखो, इसमें समझ में आ रहा है, तो और एक बार बोल दे रहा हूँ। देखो, ये मर्चेंट्स यहाँ से जा रहा है कहाँ से कहाँ तक, हम्बर्ग से न्यूमेरबर्ग, और उसमें से जो जाएगा उसमें से रास्ते में इनको कितना बैरियर पड़ेगा, 11 बैरियर, एक एक करके। एक बैरियर ये दिखा रहा है, आगे जाओगे तो वहां पे भी एक बैरियर पड़ेगा। इस तरह से 11, 11 प्रकार की बैरियर्स लगेगा, और वही एक एक बैरियर्स में तुम इनको 5-5% की क्या करना पड़ेगा, टैक्स देके जाना पड़ेगा। अगर 5-5 एक में देंगे तो 11 में कितना हो जाएगा, 55% उनके हाथे से ही चला जाएगा, और ये लोग कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या। तो इस तरह से इनको दिक्कत हो रहा था। ठीक है, ड्यूटीज आर अपॉन लेविड अकॉर्डिंग टू देयर वेट एंड मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। और क्या था, द एग्जांपल्स ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन्स द इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। Napoleon administrative measures had created out of countries small principalities of confederations of 39 states। और क्या था देखो, और क्या था, जो जो भी नेपोलियन, ये तो हो गया 11%, क्या 11 बैरियर्स जा दे के जाके 5-5% टैक्स देना, ये खत्म हो गया। उसके बाद देखो क्या हुआ, जो नेपोलियन का एडमिनिस्ट्रेटिव चल रहा था कहाँ कहाँ पे, बहुत अलग अलग जगह में वो क्या करते थे, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव चलता था। क्यों, क्योंकि ये अलग अलग रीजियंस को, अलग अलग जगह को ऑक्युपाई कर लिए थे वार करके। ठीक है, वार की मदद से अलग अलग रीजियंस को कैप्चर किए थे। ठीक है, कौन, नेपोलियन। और वही जगह में जो करेंगे सबको इम्पोज भी वही जगह में करना पड़ेगा ना। तो इनका कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट था, कहाँ का, जर्मनी का। ये जर्मनी में जो छोटे छोटे 39 स्टेट है ना, उनको एक कॉन्फेडरेशन बनाए थे, कौन, नेपोलियन बोनापार्ट ने, उनको जीत के। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ था देखो, मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ 39। काउंटलेस मतलब छोटे छोटे, उसको गिन भी नहीं पाओगे, छोटे छोटे जो रीजन्स को लेके 39 स्टेट्स बनाया गया था। ईच ऑफ देम पोजेस इट्स ओन करेंसी। और सभी जो छोटे छोटे जो रीजन्स है ना, सभी के पास अलग अलग करेंसी था, एक करेंसी नहीं था। समझ में आ रहा है। सो एंड वेट्स एंड मेजर्स सब कुछ अलग अलग के थे, सेम नहीं किसी के पास भी नहीं था।
So as its regions had its own system of weight and measures, this involved time consumed calculation. तो सभी के पास अलग अलग मेजर्स और अलग अलग वेट्स की था, ठीक है। मतलब इसमें तुम समझो कि वेट एंड मेजरमेंट सेम नहीं था। किस तरह से सेम नहीं होगा? अगर कोई एक क्या बोलते हैं उसको, एक ही जगह में एक किलो इक्वल टू 1000 ग्राम सभी जगह में होता है, लेकिन उस टाइम में क्या होता था, 1 किलोग्राम इक्वल टू 90 ग्राम 900 ग्राम होता था कुछ जगह में, 1 किलोग्राम इक्वल टू 950 ग्राम होता था। तो अलग अलग में ये सब होता था। तो क्या होता होगा उस टाइम में कैलकुलेशन में, वो टाइम कंज्यूमिंग होता होगा, ठीक है। तो इस तरह से दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था उस टाइम में। तो मेजर्स ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ का मेजर सिस्टम भी अलग था। किस तरह से देखो, फॉर एग्जांपल was the LA which is in region stood for a different length। अलग अलग लेंथ के अलग अलग वो क्या होता था उस टाइम में मेजरमेंट था क्लॉथ का। किस तरह से देख लेते हैं इनका भी। फ्रैंकफर्ट में एक इतने क्या 54 सेंटीमीटर का क्लॉथ को 1 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर माना जाता था, ठीक है। यहाँ पे एलए बोला जाता है। देखो इसमें एलए और यहाँ पे हमारे यहाँ पे मीटर माना जाता था। तो एलए का किसका था? एलए था जो उस टाइम में जो यूरोप यूरोप में लोग थे, ठीक है। तो देखो यूरोप के जो फ्रैंकफर्ट सिटी से हैं उस वहां पे क्या हुआ था, एक मीटर इक्वल टू 54.7 सेंटीमीटर। मेंस में इसका अलग लेंथ था, यूनिट अलग था। वहां पे कितना 55.7 था। न्यूमेरबर्ग में 65.6 था। फ्रेयबर्ग में इसका भी इस तरह से कुछ था। तो अलग अलग मेजरमेंट होने के कारण इन लोगों को क्या पड़ रहा था कि ये लोग जो मेजरमेंट में एक जगह से आएंगे दूसरे जगह में बेचेंगे, तो कुछ ही जगह में उनको प्रॉफिट होता था, कुछ जगह में लॉस भी होता था, क्योंकि उस टाइम में सेम नहीं था ना। अगर सेम हुआ होता था तो सभी जगह में इनको प्रॉफिट ही मिलता। और कुछ जगह में इनको प्रॉफिट क्यों नहीं मिलता? क्योंकि कुछ जगह में सिर्फ 54 है तो कुछ जगह में 65 है, ठीक है। तो अलग अलग इतने सारे वेरिएशन हमको देखने को मिल रहा था। इसी की वजह से ये लोग क्या चाहते थे, मिडिल क्लासेस के लोग, ये सबको एबॉलिश कर दिया जाए और इसमें क्या लगाया जाए, यूनिफॉर्म लगाया जाए, मतलब सभी जगह में सेम होना चाहिए। तो लिबरलिज्म इन द इकोनॉमिक स्फीयर डिमांडेड। तो लिबरलिज्म के जो लोग थे, उनको जो बिलीव करते थे, उनका डिमांड क्या था? फ्री मार्केट एंड फ्री मूवमेंट। फ्री मार्केट का मतलब क्या? जो मार्केट करते हुए टाइम में इस तरह से बैरियर नहीं लगना चाहिए, कोई परसेंटेज कोई टैक्स नहीं देना पड़े, उस तरह के कुछ आइन बनाना चाहिए। तो इस तरह से वो इनका डिमांड करते थे, ठीक है। समझ में आ गया? ओके। इकोनॉमिक यूनिटी, उसके बाद इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुआ था। प्रॉब्लम के बाद इनका यूनिटी किस तरह से हुआ था, देखो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। पाथ टू नेशंस यूनिफिकेशन, नेशनल यूनिफिकेशन। इकोनॉमिक यूनिटी जब हुआ उसके बाद नेशनल यूनिफिकेशंस भी हमको देखने को मिला था। वो कैसे देख लेते हैं। Such conditions were viewed as obstacles to economic exchange of growth by the new commercial classes who argued for the creation of on unified economic territory allowing the unrest movement of goods, people and capital। सो इस तरह से जो कंडीशंस आ रहा था, क्या क्या कंडीशंस आ रहा था कि ये लोग बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ रहा था इन लोगों को। क्या क्या ऑब्स्टेकल था, क्या क्या बाधा था? उसमें कुछ बाधाएं में क्या क्या था, देखो। कमर्शियल क्लासेस थे, उनके बीच में क्लासेस देखने को मिला, इनके बीच में झगड़े होने लगे, ठीक है। वो आर्ग्यूड, वो क्या आर्ग्यूड करने के लिए लगे कि जो इकोनॉमिक टेरिटरी है इसमें ऑन यूनिफाइड नहीं था, ठीक है। अलाउइंग द हिंडरिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल एंड कैपिटल। तो इनको क्या करना होगा, अभी यूनिफाइड नहीं था तो ये लोग यूनिफाइड करेंगे इकोनॉमिक टेरिटरी में, ठीक है। और एक नया क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग सिस्टम करेंगे। तो इस तरह से इनका प्लानिंग किया था। इन 1834, जब 1834 में क्या हुआ था, 1833 में हम देख चुके हैं। 1833 में उनका जो सिचुएशन था बहुत खराब था, अच्छी तरह से वो सिचुएशन नहीं था। तो 1834 में क्या हुआ, एक कस्टम यूनियन और जलबोरिन वाज फॉर्म्ड एट द
इनिशिएटिव ऑफ प्रूसिया एंड ज्वाइंड बाय द मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट। जर्मन स्टेट मतलब 39 जो जर्मन स्टेट थे, जिसको कि किसने कब्जा किया हुआ था, उनको नेपोलियन बोनापार्ट ने कब्जा किया था। तो आगे देख लेते हैं 1834 में क्या बना, जलवरीन। और जलवरीन क्या है, जलवरीन एक कस्टम यूनियन है। क्यों कस्टम यूनियन बनाया गया था, कस्टम यूनियन बनाए थे क्योंकि उस टाइम पीरियड में इतने सारे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था कुछ लोगों को। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए 11 बैरियर्स के बाधा को पार करने के जाना पड़ता था, और इसमें भी 5-5% टैक्सेस देने पड़ते थे। अलग अलग टाइम में अलग अलग जगह में क्या हुआ करता था, हाइट वेट अलग अलग प्रकार के थे। तो इस तरह से अलग अलग दिक्कत हुआ करता था उस टाइम में। उसी दिक्कत को सामना करने के लिए क्या बनाए ये लोग, जोल्वरिन एक कस्टम यूनियन बनाए थे। ठीक है, बहुत सारे कंट्री को लेके। और इसमें भी जो द यूनियन एबॉलिश टैरिफ बैरियर्स, तो ये जो यूनियन होगा, कस्टम यूनियन होगा जोल्वरिन, वो क्या करेगा, जो टैरिफ यूनियन को हटा देगा, जो कि 11 बैरियर्स पड़ रहा था, जो टैक्स पड़ रहा था। एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी। करेंसी किस तरह से वो यूज करते थे, जो 39 स्टेट्स थे, याद है तुमको, 39 स्टेट में अलग अलग करेंसी थे। ये क्या करेगा, जो यूनियन बनाएगा, करेंसी अलग अलग ना होके सिर्फ दो कंट्री रहेगी, मतलब 30 करेंसी था, अब क्या हो जाएगा, सिर्फ दो कंट्री में ये लोग काम करेंगे, सॉरी करेंसी में काम करेंगे। The creations of network of railway further stimulated mobilized harshening economic interest to national unifications। तो कोई भी डेवलपमेंट का काम करोगे ना, तो हमको क्या जरूरत होगा, रेलवे लाइन का। रेलवे लाइन का किस तरह से होगा, क्योंकि हम कोई फैक्ट्री बना रहे हैं, तो हमको कोई भी सामान ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो एक जगह से दूसरे जगह लेना पड़ेगा ना, तो उसको किस तरह से लेंगे, ट्रेन की मदद से। समझ में आ गया। तो ये वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट ग्रो एट द टाइम। तो ये सब जब डिमांड फुलफिल हो गया, तब क्या हुआ, इकोनॉमिक नेशनलिज्म हमको देखने को मिला। इकोनॉमिकली वो फ्रीडम देखने को मिला था। ठीक है, ये सब होने के बाद जब इकोनॉमिकली फ्रीडम मिला, नेशनलिज्म हो गया, वो क्या करने लगे, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो गुड्स का फ्री मूवमेंट, वो गुड्स करने के बाद मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेने के लिए और उनको टैक्स नहीं पड़ेगा। और क्या, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, सभी जगह में ये लोग मूवमेंट कर पाएंगे, जा पाएंगे सभी जगह में। ठीक है, उसके बाद फ्लो ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट, जो जितना भी कैपिटल या इन्वेस्टमेंट है वो उनका बढ़ जाएगा। ठीक है, किस तरह से बढ़ेगा, क्योंकि अभी कस्टम यूनियन नहीं है, वो ट्रेड कर पाएंगे अलग अलग जगह पे जाके। तो इसमें क्या होगा, इनका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। फ्यूअर करेंसी इजियर ट्रेड, जब क्या होगा, करेंसी ज्यादा होता है ना, अलग अलग करेंसी को अलग अलग जगह में देने के लिए वो दिक्कत का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब एक करेंसी होगा, तो एक ही करेंसी में सब कुछ ये लोग लेन देन करेंगे, तो ये इजियर हो जाएगा। रेलवेज बूस्ट ट्रेड एंड मोबिलिटी, रेलवेज बन गया, स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक हो गया नेशन का। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग नेशन बन के उभरा उसके बाद। ठीक है, इकोनॉमिक बिल्ड्स नेशनलिज्म बिल्ड्स। ठीक है, इकोनॉमिक बिल्ड हुआ तो नेशनलिज्म भी बिल्ड होगा बोल के ये होगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, जलवरीन याद रखना। और इसको इनिशिएटिव किसने किया था, प्रूसिया, ये याद रखना, प्रूसिया ने शुरू किया था जलवरीन को। समझ में आ रहा है। और ये जो प्रूसिया, ये आगे पढ़ेंगे कि जर्मनी प्रूसिया से किस तरह से अलग हुआ और जर्मनी नाम अलग से बना, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में। ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, एक नया एरा आएगा, कब, जब 1815 के बाद का टाइम पीरियड आएगा। तो उसमें से पढ़ लेते हैं क्या है। Following the Great Napoleon of in 1815, European government were driven by spirit of conservatism। जब नेपोलियन बोनापार्ट क्या करेंगे, बैटल ऑफ वाटरलू वॉर में हार जाएंगे। किससे हारेंगे, चार कंट्री मिल के हारेंगे। वो चार कंट्री का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बोल दो कि कौन से चार कंट्री मिल के नेपोलियन बोनापार्ट को हराए थे। तो फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, यूरोपियन गवर्नमेंट से ड्राइवन ए स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। जब नेपोलियन बोनापार्ट का हार हो गया, उस टाइम में ये गवर्नमेंट कहाँ चला गया था, कंजर्वेटिज्म के चला गया था। और कंजर्वेटिज्म के बारे में ऑलरेडी हम
रशियन रिवॉल्यूशन में पढ़ चुके हैं, कंजर्वेटिज्म, रेडिकल एंड लिबरल्स के बारे में। ठीक है, कंजर्वेटिव्स का आइडियोलॉजी क्या था उसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट, क्या बिलीव करते थे, एस्टैब्लिश ए ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक द मोनार्ची, चर्च, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी एंड फैमिली शुड बी प्रिजर्व। देखो क्या हो रहा है कि कंजर्वेटिज्म लोग क्या चाहते थे कि ये लोग चाहते थे चेंजेस होना चाहिए, लेकिन वो चेंजेस किस तरह से होगा, बहुत ग्रेजुअली होगा, बहुत धीरे धीरे होगा। ठीक है, तब तो ये क्या चाहते थे कि वो जो पुरानी व्यवस्था चलती थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में याद करो तुम लोग कि सोसाइटी इनका किस तरह से था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट किस तरह से था। फर्स्ट स्टेट में किंग, क्लर्जी वगैरह रहेंगे, सेकंड स्टेट में इस तरह से आएगा, लास्ट स्टेट में और वही सेम कॉमन पीपल आएंगे। तो इस तरह से उनका सोसाइटी था। वही सोसाइटी में जिस तरह से ये फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट चल रहा था, वही फिर से चला है, बल्कि ये लोग चाहते थे, किस कौन से लोग, जो कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म का मतलब भी था मोनार्ची, पहला वाला जो मोनार्ची फिर से चला आएगा, चर्च फिर से खुलेंगे। तो इस तरह से सोशल हायरार्की जो था, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व। तो कुछ सभी चीजों ने कुछ चीजों उसको प्रिजर्व भी करना चाहिए, जो कि नेपोलियन बोनापार्ट ने रिफॉर्म्स किए थे सिविल कोड ऑफ नेपोलियन में, उसमें कुछ रिफॉर्म्स वगैरह डाले थे वो, तो उसको छोड़ के कुछ मतलब उसको प्रिजर्व करना चाहिए। जो वो अच्छे अच्छे काम किए थे, कौन, नेपोलियन बोनापार्ट ने। और एडिशनल इनको क्या चाहिए होगा, ये लोग फिर से जो किंग का शासन होगा उसको फिर से लाएंगे और फिर से मोनार्की चलेगा। तो इनका आइडियोलॉजी यही था, किसका, कंजर्वेटिज्म का। Most conservatives, however, did not propose a return to the society of revolutionary days. Rather, they realized from the changes initiated by Napoleon, the modernizations could in fact strengthen traditional institutions like monarchy. तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो जो सोसाइटी है किस तरह से होना चाहिए, जो मोनार्की, मतलब धीरे धीरे वो चेंजेस होना चाहिए, मोनार्की को आना चाहिए, जो सोशल हायरार्की फिर से आए, तो इस तरह से वो चलाना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट, मॉडर्नाइजेशन कुड मेक स्टेट पावर्स मोर इफेक्टिव। जो मॉडर्नाइजेशन होगा तो अभी क्या होगा कि स्टेट पावर बहुत इफेक्टिव होगा और स्ट्रांग भी होगा। समझ में आ गया। तो चेंज कैन स्ट्रेंथन व्हाट वी वैल्यू एंड प्रिजर्व। तो चेंज होना चाहिए, लेकिन जो धीरे धीरे होना चाहिए, यही चाहते थे। मॉडर्न स्टेट कुड स्ट्रेंथन ऑटोक्रेटिक मोनार्ची ऑफ यूरोप। ये क्या चाहते हैं, मॉडर्न स्टेट क्या करेगा कि ऑटोक्रेटिक मोनार्ची को और शक्तिशाली बनाएगा, यूरोप में जो चल रहा था। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। The Congress of Vienna in 1815, a new order for Europe, the great powers at Vienna। ये देखो, जब नेपोलियन बोनापार्ट बैटल ऑफ वाटरलू में हार जाएंगे इन चारों देशों से, देखो ये देश को याद रखना, इन चारों देश ने मिल के नेपोलियन बोनापार्ट को हराए थे। द ग्रेट पावर्स एट वियना, जो कि ब्रिटेन है, रशिया है, प्रोसिया है एंड ऑस्ट्रिया, इन चारों देश ने मिल के किसको हराए थे, नेपोलियन बोनापार्ट को। इन जब युद्ध होता है ना, उस युद्ध के बाद, कोई वार के बाद क्या होता है, एक नया क्या बनता है हमारा, ट्रीटी होता है, एक समझौता होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा समझौता हुआ होगा, ये यहाँ पे ट्रीटी ऑफ वियना हुआ है, कांग्रेस ऑफ वियना हुआ है। इन 1815 representative of the European powers Britain, Russia, Prussia and Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna to settling down of for Europe। तो इन चारों देश ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को हराए थे, और वही वियना में, ऑस्ट्रिया के वियना में वो क्या किए थे, कांग्रेस ऑफ वियना का
आह्वान दिए थे। द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। तो इस जो कांग्रेस को किसने होस्ट किया था? कांग्रेस को होस्ट किया था जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे ड्यूक मेटरनिक। The delegates drew up the Treaty of Vienna in 1815 with the object of upcoming most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars. So, जो कांग्रेस ऑफ वियना ट्रीटीज हुआ था 1815 में, उसके बाद क्या हुआ? नेपोलियनिक वार हुआ था। नेपोलियन यहाँ पे हार गए थे और नेपोलियन जितने भी जीते थे उसको क्या करेंगे ये लोग? चारों भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा। समझ में आ गया? उसके बाद द बोर्बन डायनेस्टी व्हिच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बोर्बन डायनेस्टी का क्या हुआ था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद डिपोज्ड हो गया था, मतलब उनका नामो निशान नहीं रहा था। Was restored to power and France lost their territories it had annexed under Napoleon। तो फिर से क्या चाहते थे ये लोग? कंजर्वेटिज्म के लोग फिर से रिस्टोर होना चाहिए बोर्बन डायनेस्टी का, ठीक है। और जितने भी नेपोलियन बोनापार्ट में जीते थे उन वहां पे भी क्या होना चाहिए? इनका शासन होना चाहिए। A series of states were set up in the boundaries of France to prevent French expansion of future। तो एक सीरीज ऑफ बाउंड्रीज बनाना चाहिए जो कि क्या करेगा? जो फ्यूचर में कोई भी एनिमीज इनको क्या करेगा? आक्रमण करेगा तो उनसे इनको प्रोटेक्शंस मिल पाएगा, ठीक है। यही था इनका तुम्हारा कांग्रेस ऑफ वियना में। किस तरह से करेंगे ये लोग? सीरीज ऑफ स्टेट्स देखो, यहाँ पे फ्रांस है, इनके चारों ओर छोटे छोटे क्या बना दिया जाएगा? छोटे छोटे जगह में रीजियंस का राज्य बना दिया जाएगा। यहाँ पे छोटे छोटे, यहाँ पे देखो इस तरह से छोटे छोटे बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि कोई भी यूथ डायरेक्टली ये प्रूसिया के साथ या ऑस्ट्रिया के साथ या ब्रिटेन के साथ ना कर पाए, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्टली ना कर पाए तो क्या करेगा? ये छोटे छोटे जो रीजियंस है उनके उनके साथ लड़ेगा, लड़ने के बाद तभी जा पाएगा ऊपर। तो उसी टाइम पीरियड में ये लोग क्या करेंगे? ऑलरेडी तैयारी हो जाएंगी उनका, ठीक है। तो इस तरह से उनका प्लानिंग किए थे। समझ में आ गया? तो फ्यूचर का दोस्त द किंगडम ऑफ द नेदरलैंड्स व्हिच इंक्लूड बेल्जियम। सो जो नेदरलैंड का किंगडम्स जो कि बेल्जियम के अंडर में था वो क्या होगा? व्हिच सेट अप इन द नॉर्थ एंड जेनेवा वाज एडेड टू द पिडमॉन्ट इन द साउथ। तो दोस्त द किंगडम ऑफ द नेदरलैंड्स व्हिच इंक्लूडेड बेल्जियम, तो बेल्जियम नेदरलैंड के अंडर में था, तो ठीक है। was set up in the north and Genoa was added to the Piedmont in the south। तो जेनोआ के किसको दिया गया? पिडमोंट को। समझ में आ रहा है? नेदरलैंड को बेल्जियम बेल्जियम को नेदरलैंड को दे दिया गया, जेनोआ को पिडमोंट में मिला दिया गया। प्रूसिया वाज गिवन इंपोर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑफ इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर। तो प्रूसिया को किसको दिया गया? जो उसके वेस्टर्न फ्रंटियर्स के जितने भी टेरिटरीज है उसके उसमें उनको ध्यान रखने के लिए बोला गया प्रूसिया को। ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ द नॉर्दर्न इटाली। ऑस्ट्रिया को किस कहाँ पे दिया गया? इटली के नॉर्थ साइड में जितने भी हैं जो भी हैं उसको कंट्रोल करने के लिए दिया गया है। For the German Confederation of 39 states that had been set up by Napoleon was left untouched। मतलब 39 स्टेट्स में जो जर्मनी का 39 स्टेट्स बनाए थे नेपोलियन बोनापार्ट को, उसको ये लोग टच भी नहीं किए, वैसे ही रहने दिए, ठीक है। इन द ईस्ट रूसिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड। ईस्ट रूसिया में तुम चले जाओ तो ईस्ट रूसिया वाज गिवन बाय पार्ट ऑफ पोलैंड। पोलैंड का कुछ पार्ट ईस्ट रूसिया को दिया गया था। व्हाइल प्रूसिया वाज गिवन ए पोर्शंस ऑफ सैक्सनी। प्रूसिया को सैक्सनी का कुछ पार्ट दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से इनका डिवीजन हुआ था, डिवाइड किए थे सब कुछ जीतने के बाद। किसका? जो नेपोलियन बोनापार्ट ने हार गए थे उसको डिवाइड कर लिए थे। The Congress of Vienna sought to restore monarchy, prevent revolutions, and create conservatives after based on balance of power in Europe। तो इस तरह से इनका क्या था? सिस्टम था कांग्रेस ऑफ वियना। समझ में आ गया? तो ये यहाँ तक हम करेंगे। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि आगे क्या है। आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब 1815 के बाद कंजर्वेटिज्म के रेजिम आया था उस टाइम में इनका क्या हुआ था, ठीक है। ये भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू। जो भी जिसको भी ये देखने का मतलब समझ में आ गया उसको थोड़ा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। इतना ही तुम लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है। ओके, थैंक यू।